Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our first chapter of therapeutic exercise, which is foundational concepts. We are going to study with the content of what we are going to study: impact of physical function, process and models of disablement. यहाँ पर हम फिज़िकल फंक्शंस पे कौन कौन से इम्पैक्ट कौन कौन सा है फिज़िकल फंक्शन पे, और दूसरी बात यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मॉडल्स और प्रोसेस ऑफ डिसेबलमेंट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइज। अब थेरापेटिक एक्सरसाइज क्या होती है? ये एक सिस्टमेटिक प्लान परफॉर्मेंस है बॉडी की मूवमेंट्स की, उसके पोस्चर की और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि हम किसी भी पेशेंट या क्लाइंट को करवा रहे हैं, किस चीज़ पे करवा रहे हैं, उसके क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं जिस पे हम उनको करवा रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये गोल होगा कि उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसकी जो इम्पेयरमेंट्स हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम उसके जो भी फिज़िकल फंक्शन है उसको रिस्टोर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और इन्हेंस कर सकें। नंबर थर्ड इज़ उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हेल्थ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, जो उसको उनकी अदर जो भी कॉमोर्बिडिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करें, उनकी हेल्थ रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उसको कम कर सकें। दूसरा, उसके जो ओवरऑल हेल्थ फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज़ करें, बढ़ा सकें उसकी फ़िटनेस को और उसका सेंस ऑफ वेलबींग। अब वेलबींग यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वेलबींग क्या क्या मतलब है। वेलबींग के 3 कंपोनेंट्स हैं। जो बंदा है वो एक फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो सोशली, नंबर थर्ड इज़ मेंटली। तीनों चीज़ें अगर उस बंदे में हम कहेंगे उसके बिना पे उसकी करते हैं कि वो बंदा प्रॉपर वेलबींग की तरफ है, वेलबींग है, ठीक है ना। मतलब वो तीनों चीज़ें उसकी होनी चाहिए, बंदा सोशली, मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट्स वेलबींग के हैं। अब दूसरी बात ये आ गई कि हम 2 चीज़ों का यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो पेशेंट को, दूसरा क्लाइंट को। पेशेंट क्या होता है? इंडिविजुअल जो हमारे पास आ रहा होता है किसी भी इम्पेयरमेंट्स के साथ या किसी भी फंक्शनल डेफिसिट्स के साथ, उसको कौन डायग्नोस करेगा? फिज़िकल थेरेपिस्ट करेगा, और उसको उस बिना पे जो इम्पेयरमेंट के साथ आया है या वो किसी फंक्शनल डेफिसिट क्या है उसकी बिना पे उसको क्या करेगा? वो फिज़िकल थेरेपी केयर वो फिज़िकल थेरेपिस्ट उसको देगा। ताकि क्यों देगा? क्योंकि उसके फंक्शंस को इम्प्रूव कर सके और उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको भी प्रिवेंट किया जाए। अब इसी के साथ एक क्लाइंट की डेफिनेशन है। क्लाइंट के क्या होता है? वो एक इंडिविजुअल है जिसको कोई भी डिसफंक्शन नहीं है, ठीक है। पेशेंट और क्लाइंट में मेन डिफरेंस है कि पेशेंट हमारे पास आता है किसी भी फंक्शनल इम्पेयरमेंट के साथ इम्पेयरमेंट के साथ आता है, और किसी भी फंक्शनली इम्पेयरमेंट्स के साथ आएगा, ठीक है। अब जो क्लाइंट होगा वो कोई भी उसको इम्पेयरमेंट नहीं होगी, वो कोई भी डिसफंक्शन के साथ हमारे पास नहीं आएगा। वो सब क्या करेगा? वो एक फिज़िकल थेरेपी को इंगेज करेगा, उसकी सर्विसेज लेगा, किस बिहाफ पे? ताकि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आएगा, ठीक है। वो उसकी और जो उसकी डिसफंक्शन है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अभी उसको हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है उसको, वो डायग्नोस नहीं हुआ किसी भी चीज़ के साथ, उसको कोई भी डिसफंक्शन नहीं है, पर वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करना चाह रहा है और अपनी जो डिसफंक्शन है, जो उसको फ्यूचर में डिसफंक्शन हो सकते उससे प्रिवेंट करना चाह रहा है खुद को, ठीक है। उस बिहाफ पे वो फिज़िकल थेरेपी की सर्विसेज ले रहा है। अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं?
अब नंबर 1 इज़ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस क्या होता है हमें सबको पता है कि हमारी जो बॉडी की एबिलिटी उस खुद को अलाइन कर पा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ताकि वो एक बॉडी को मेंटेन कर पाए या उसकी मूवमेंट हो पाए। ठीक है, अपने विद इन द अवेलेबल बेस ऑफ सपोर्ट, जो उसकी बेस ऑफ सपोर्ट है उसी में ही वो अपने आप को अलाइन कर पाए और विदाउट फॉलिंग। ठीक है, इसमें अगर फॉल होगा तो उसका इम्पेयरमेंट है, ऑब्वियस है, उसका जो पोस्चर है या बैलेंस है वो सही नहीं अटेन कर पा रहा और बॉडी की ये एबिलिटी है कि वो खुद को अलाइन कर पाए अगेंस्ट द ग्रेविटी विदाउट फॉलिंग। ठीक है, अब यह द एबिलिटी टू मूव अवेलेबल बेस ऑफ सपोर्ट विदाउट फॉलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। एबिलिटी टू मूव द बॉडी इन इक्विलिब्रियम विद ग्रेविटी वाया इंटरेक्शन ऑफ द सेंसरी और मोटर सिस्टम। अब यहाँ पे दोनों सिस्टम्स यहाँ पे बॉडी को अलाइन करने के लिए काम आता है, एक सेंसरी और मोटर। ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करके हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में खुद को अडॉप्ट करती है। ये हो गई बैलेंस की डेफिनेशन। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस। अब कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू परफॉर्म मॉडरेट इंटेंसिटी रिपीटेटिव टोटल बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये क्या है? कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस क्या होती है? जो बॉडी की एबिलिटी कि बॉडी क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, वो बार बार रिपीटेडली हों, ऐसे नहीं कि कुछ टाइम हो फिर आप वो करें, ऐसे नहीं होगा। आपको कंटिन्यू रिपीटेडली वो बॉडी की मूवमेंट्स, अगर आपकी बॉडी में इतनी एबिलिटी है वो कर पाए तो। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वॉकिंग, जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग में पूरी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स काम आती है ना, वॉकिंग में भी। साइकिलिंग कर पा रहे हैं क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी को एक इंटेंसिटी चाहिए, ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेज हैं किसी भी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस तभी होगी जब हम वही एक्सरसाइजेज, जॉगिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वो हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर पाएँ। अब इसको हम दूसरा नाम भी क्या दे रहे होते हैं? कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस। ठीक है, इसका कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस का दूसरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस। अब जो थर्ड है वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? करेक्ट टाइमिंग एंड सीक्वेंसेस ऑफ मसल फायरिंग combined with appropriate intensity of muscular contraction leading to effective initiation, guiding and grading of movement। अब ये क्या होता है? एक करेक्ट कोऑर्डिनेशन क्या होता है? करेक्ट टाइमिंग होती है या कह लें आप सीक्वेंसिंग होती है किसकी? मसल की फायरिंग की, जो कि ये बेसिकली कंबाइन होती है अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये टाइमिंग और ये सीक्वेंस हमारी क्या होती है, किसके साथ कंबाइन होगी? इंटेंसिटी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी के साथ, वो कितना इंटेंसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा उस चीज़ के साथ, अगर दोनों चीज़ें कंबाइन होगी तो वो एक हमारे पास एक चीज़ को, मूवमेंट को इनिशिएट करेंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी मूवमेंट को इनिशिएट करेंगी, इफ़ेक्टिव इनिशिएट करेंगी, गाइड करेंगी और ग्रेडिंग करेंगी। अगर आप कोई ग्लास को, कप ऑफ टी को आप उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो मूवमेंट होगी, जो आप चीज़ों को इनिशिएट करेंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी। आपका जो हाथ है वो उसी कप को हाथ लगाएगा ना, ऐसे नहीं है ना कि आप उस तरफ करें, अपने हाथ को उस तरफ मूव करें या इस तरफ मूव, कप की साइड्स में मूव करें, इस तरह से नहीं होगा। आप एग्जैक्टली कप की तरफ आपका हाथ जाएगा और आप कप को पिक करेंगे। इस तरह से ये एक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, हमारे जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं वो इसमें टेक पार्ट या पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इज़ अ बेसिस ऑफ स्मूथ, एक्यूरेट, एफिशिएंट मूवमेंट एंड अकर्स एट कॉन्शियस और ऑटोमेटिक लेवल। ठीक है, आपकी जो मूवमेंट होगी वो कोऑर्डिनेशन किस बेसिस पे होता है? एक तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ होगी,
एक्यूरेट होगी और एफिशिएंट मूवमेंट होगी। ठीक है, वो एक ऑटोमेटिक लेवल पर होता है और कॉन्शियस लेवल पे होगा। अब दूसरा जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मूव फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अगर आप, अब ये जॉइंट पे होता है बेसिकली, ठीक है। जॉइंट क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिफाइन कर रहा है कि एबिलिटी टू मूव फ्रीली, ठीक है। आप अपनी किसी भी, अगर आप आर्म को फ्लेक्स करें, ठीक है, अगर आप आर्म को फ्लेक्स करें तो वो पूरी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करेगी, कहीं पे भी आपको रेजिस्ट फील नहीं होगी, तभी हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, इसको इंटरचेंजेबली किया जा सकता है मोबिलिटी के साथ, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मोबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और सेगमेंट ऑफ द बॉडी टू मूव और बी मूव इन ऑर्डर टू अलाउ द अकरेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। मोबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है स्ट्रक्चर्स की या सेगमेंट्स की जो हमारी बॉडी के हैं, वो मूव करें। किस तरह से मूव करें? कि उसको इन ऑर्डर टू, जो उसकी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसी में ही मूव करें, ठीक है, उस तरह से मूव करें। किसकी एक्टिविटी? हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी अकरेंस रेंज ऑफ मोशन है, उस तरह से वो बॉडी की मूवमेंट हो। अब पैसिव मोबिलिटी क्या होती है? वो डिपेंडेंट होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ पे। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड होता है, दो मोबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। दो तरह की मोबिलिटीज़ होती हैं, एक एक्टिव मोबिलिटी, दूसरा पैसिव मोबिलिटी। पैसिव मोबिलिटी वो होती है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ पे डिपेंड कर रही हो। जैसे वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी इन एडिशन, अगर हम दूसरी इसकी बात करें, दूसरी मोबिलिटी की, तो विच इज़ एक्टिव मोबिलिटी, उसको क्या चाहिए होता है? न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल हमारे पास मसल्स आ जाएंगे और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हमारे पास क्या आ जाएंगे? सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाएंगे, विच इज़ लिगामेंट्स आ गए, टेंडन्स आ गए, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नंबर थर्ड इज मसल परफॉर्मेंस। मसल परफॉर्मेंस क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस टेंशन टू डू फिजिकल वर्क। मसल परफॉर्मेंस encompasses स्ट्रेंथ, पावर एंड मस्कुलर इंड्योरेंस। मसल परफॉर्मेंस हमारे पास क्या होती है? मसल की कैपेबिलिटी कि वो कितना टेंशन प्रोड्यूस कर पा रहा है और कितना फिजिकल वर्क कर पा रहा है, उसे हम मसल की परफॉर्मेंस कहेंगे। परफॉर्मेंस के किन किन चीज़ों की बुनियाद बेसिस पे हो सकती है? उसमें स्ट्रेंथ, पावर एंड मस्कुलर इंड्योरेंस पे मतलब कि उसका है एसोसिएटेड है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, अब ये क्या होता है? हम यहाँ पे इंटरेक्शन न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इंटरेक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिस्टम दैट इनेबल सिनर्जिस्ट क्या होते हैं? इनिशिएटर होते हैं, मसल्स को इनिशिएट या उसको करवा रहे होते हैं, ठीक है। एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट एज वेल एज स्टेबलाइजर्स एंड न्यूट्रलाइजर्स, दीज आर द, ये सारे जो ये टाइप्स हैं बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के, और ये सारे जो चीज़ें हैं वो मसल्स को या तो इनिशिएट करवाएंगी या उसको इनहिबिट करवाएंगे। एगनिस्ट हमें पता है कि मसल होते हैं उसको हेल्प करवा रहा होता है कि आप आप उसको इनिशिएट करवा रहा होता है, ठीक है। एंटागनिस्ट क्या करवा रहा होता है? उस एक्टिविटी को रेजिस्ट करवा रहा होता है, मसल्स खुद को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। एज वेल स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर, दीज आर द, ये हमारे क्या होते हैं कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सेंसरी और मोटर के साथ, ठीक है, ताकि वो एक एक्यूरेट रिस्पोंड कर पाएँ टू प्रोप्रियोसेप्टिव और काइनेस्थेटिक इंफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली टू वर्क इन करेक्ट सीक्वेंस टू क्रिएट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये मूवमेंट कर पाएँ उसे हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब यहाँ पे दूसरा क्या हो गया? पोस्चर कंट्रोल। पोस्चर स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम यूज इंटरचेंजेबली विद स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंस। स्टेबिलिटी